हेलो गाइज, वेलकम टू भारतीय बिटकॉइनर्स। इस वीडियो में मैं दो बड़ी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। पहली न्यूज़ है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन दूसरी जो न्यूज़ है वो क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन के ऊपर लेकर के इंडिया के अंदर। तो सबसे पहली न्यूज़ मैं ये बता देता हूँ बिटकॉइन हाविंग के बारे में है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन हाविंग के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप बिटकॉइन हाविंग के बारे में इस चैनल के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग बिटकॉइन हाविंग के बारे में पहले अच्छे से जान लें, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन हाविंग क्या होता है। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन हाविंग के बारे में जो वीडियो मैंने बना रखी थी उन लोगों को देख रखा है, लोगों को पता होगा कि हर बार बिटकॉइन हाविंग के बाद माइनिंग रिवार्ड्स कम हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और भी चीज़ है बिटकॉइन माइनिंग के अंदर। बिटकॉइन माइनिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक ब्लॉक को माइन करने के बाद उसकी माइनिंग डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है और हर एक ब्लॉक के माइन होने के बाद डिफ़िकल्टी बढ़ रही है। तो ऐसे धीरे धीरे तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि 2024 में शायद बिटकॉइन हाविंग हो जाए, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन हाविंग नहीं होगा। हो सकता है बिटकॉइन हाविंग बहुत ही ज़्यादा टाइम ले ले, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले। इन फ्यूचर हमें बिटकॉइन हाविंग जैसी कोई चीज़ देखने को मिले। इन शॉर्ट बिटकॉइन हाविंग एक तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। बिटकॉइन हाविंग का कॉन्सेप्ट ही टर्मिनेट हो जाएगा बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के अंदर से। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग होना बंद कभी भी नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन हम माइन कर पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग जब इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो हम सारे ब्लॉक्स को माइन कर कैसे पाएंगे। इवन इस चीज़ को अगर हम सही ठहराएं इस पॉइंट को, तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट का जो ब्लॉक होगा बिटकॉइन का माइनिंग करने के लिए कई साल लग सकते हैं। तो खैर यही थी बिटकॉइन हाविंग के बारे में न्यूज़। बाकी होता क्या आने वाले टाइम में, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट की थिंकिंग थी और इस चीज़ को मैं 100% सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि माइनिंग डिफ़िकल्टी बेसिक से बढ़ रही हो। लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं टाइम टू टाइम कंप्यूटर जो हमारे पास एडवांस्ड कंप्यूटर बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे चिपसेट आ रहे हैं जहाँ से हमें काफ़ी अच्छी पावर मिल रही है। वो भी एक टाइम हुआ करता था जब हम एंटमाइनर S1 यूज़ करते थे और आज S9 तक भी पहुंच चुके हैं और उससे भी ऊपर प्रोग्रेस होती जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी इस चीज़ के ऊपर मैं 100% कुछ भी नहीं कह सकता कि मैं कितना सही हूँ और दूसरे एक्सपर्ट्स की एनालिसिस कितनी सही है। तो बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो कि क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन को लेकर के है इंडिया के अंदर। तो हम आ गए हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पर निश्चल सेट्टी के अकाउंट के ऊपर आ गए हैं, जो कि वजीरक्स एक्सचेंज के CEO और फाउंडर हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 ट्वीट किए हैं क्रिप्टो करेंसी की न्यू रूल्स के रिगार्डिंग, जो कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले ये बता देता हूँ कि सोशल मीडिया में और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी स्प्रेड हो रही हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को एक लीगलाइज कर दिया जाए, एक इसको रेगुलेट कर दिया जाए, ताकि लोग इसको ऑफिशियल तरीके से बाय और सेल कर सके और गवर्नमेंट भी ऐसे रूल्स को बना करके अच्छा खासा टैक्स बना सके। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रूल बनाया जा रहा है कि जहाँ पर लोगों को भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। लेकिन इस चीज़ को लेकर ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी स्टेटमेंट आया नहीं है। तो फ़िलहाल अभी सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स के बिहाफ पर निश्चल सेट्टी ने ट्वीट की हैं। तो निश्चल सेट्टी का जो पहला ट्वीट है उसमें ये बोल रहा है वजीरक्स को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या नोटिस ईडी की तरफ से मिलना अभी बाकी है। जैसे कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से, एक रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो ऐसे कुछ नोटिस इंडियन एक्सचेंजेस को मिल चुके हैं। लेकिन अभी निश्चल सेट्टी ने एक कन्फर्म किया है इस ट्वीट के ज़रिए कि उनको किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला है ईडी की तरफ से। निश्चल ये भी कहना चाहते हैं कि वजीरक्स जो है वो सभी लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि वजीरक्स एक्सचेंज वाले ये भी क्लियर करना चाहते हैं जो हमें लाज मालूम है करंट टाइम में इंडिया के अंदर, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट नहीं हैं। और जो आगे आने वाले टाइम में जो लॉ आएंगे, आगे हमें नोटिस दिए जाएंगे, हम उनको भी फॉलो करेंगे। तो अगला जो ट्वीट है निश्चल सेट्टी की तरफ से वो इस चीज़ के बारे में है कि जो ईडी की तरफ से जो लॉ बनाए गए हैं कि KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई मिसयूज हो रहा हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही हो। तो सीधी सी बात ये तो हम देख ही सकते हैं कि हम जब भी यहाँ पर वजीरक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो हमें KYC वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इलीगल तरीके से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप इंडिया के बाहर हैं और इंडिया के अंदर पैसे पहुंचा रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट
अथॉरिटी के जाने, यानी कि आप एक तरह से टैक्स भी बचा रहे हैं और इलीगल तरीके से पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर के ये लोग काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कहीं ऐसा तो गड़बड़ नहीं हो रहा। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि वजीरेक्स एक्सचेंज वाले कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मान लीजिए कि बिटकॉइन को किसी ने इंडिया के बाहर से आपको भेज दिया और आप यहाँ पर कैश आउट करवा करके उस बिटकॉइन भेजने वाले नॉन पर्सन को आप कैश दे रहे हैं। तो ऐसे में तो इस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं वजीरेक्स वाले उस केस में इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं जब किसी भी अकाउंट के अंदर क्रिप्टो में डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होंगे और विड्रॉवल डे बाई डे कर रहा हो और डिपॉजिट नहीं कर रहा होगा और कैश कभी भी डिपॉजिट नहीं करेगा। तो इस केस में वहाँ पर शक बढ़ सकता है वजीरेक्स वालों का कि ऐसा क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एक्शन वो इतना ईजिली ले सकते हैं। बाकी ईडी की तरफ से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए इस टाइप की कि अकाउंट हमें बताया जाए जहाँ पर क्रिप्टो से इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो से डिपॉजिट अकाउंट में तो होते हैं लेकिन बैंक डिपॉजिट उस अकाउंट में नहीं होता, तो हो सकता है ईडी की तरफ से इस तरह का भी कोई नोटिस आए कि उन अकाउंट्स की डिटेल दी जाए, हम चेक करेंगे। तीसरा जो ट्वीट है निश्चल सेठी की तरफ से वो ये है, उनका क्लियरली ये कहना है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो KYC वेरिफिकेशन जो लेता है उसके थ्रू यूजर्स को टोटली ट्रेस कर सकता है। यानी कि उनके पास एबिलिटी है एक्चुअल में कि अपने यूजर्स को ट्रेस करें कि उनका लेन देन कहाँ पे हो रहा है। तीसरे ट्वीट से मैं उतना सहमत नहीं हूँ। हम मान लीजिए अपने बैलेंस को कहाँ और ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से वापस लेते हैं, ये वजीर वालों को तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं निश्चल सेठी के तीसरे ट्वीट से हम ये समझ सकते हैं कि निश्चल सेठी का ये कहना है कि वजीरेक्स एक्सचेंज अपने सभी कस्टमर्स को ट्रैक कर सकता है। एक्चुअल में उनके कहने का ये मतलब है कि क्रिप्टो यूज़र्स जो भी वजीरेक्स के ऊपर हैं उनके आपस में ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं उन चीज़ों को ये ट्रैक कर सकता है कि कितना इन्होंने लिया है, कितना दिया है। और प्लस में ये भी देख सकते हैं कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉल, यानी कि सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास है और वो ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से ईडी को अगर किसी तरह की हेल्प होगी तो वो बिल्कुल इस तरह पूरी हेल्प करेंगे एक्सचेंज वाले। इस चीज़ का इंडिकेशन भी है कि अगर ईडी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी की तरफ से अगर ये नोटिस आया कि हमें सभी क्रिप्टो यूजर्स की डिटेल्स दो और वो कुछ पार्टिकुलर कंडीशन लगाएं कि 1 लाख या 10 लाख या 50 लाख, ऐसा कुछ कंडीशन लगा दे कि इस लिमिट वाले, ऐसा कंडीशन लगा दे कि इस पार्टिकुलर लिमिट वाले यूजर्स या फिर इससे ऊपर वाले यूजर्स को डिटेल को हमें दें, तो हो सकता है ये उस चीज़ के लिए बता रहे हो। बाकी इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने कुछ 100% क्लियर नहीं किया है। क्रिप्टो को रेगुलेट करने की डिमांड तब से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है जब से एक अमेरिकन रीजन के एक सेंट्रल कंट्री में बिटकॉइन को लीगली एक्सेप्ट किया गया एज ए सेकंड करेंसी। देखना होगा कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होती है, क्या कुछ होते हैं रूल्स, क्या कुछ बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप वजीरेक्स टू बैंक जो लेन देन है उस चीज़ को अपना 10 लाख की लिमिट के अंदर ही रखें, या फिर मैं ये कहूँगा कि 4 से 5 लाख रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। और जितना भी हो सके पॉसिबल आप लोग उस लेन देन को जल्दी करें ही ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। इस चीज़ को मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांजैक्शन करते हो और आपको टैक्स वगैरह के लफड़े में पड़ना पड़े। तो इसलिए अभी फ़िलहाल कोई रूल नहीं आया है और कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टर्नओवर के चलते आपको टैक्स वगैरह के लफड़े में पड़ना पड़ जाए। तो फ़िलहाल मेरा सजेशन सब लोगों के लिए यही है कि अपना इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें। वजीरेक्स में कैश विड्रॉवल को लेकर के हो सके तो कोशिश करें P2P प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का, पर्सन टू पर्सन। मैं खुद भी पर्सन टू पर्सन यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हज़ार का पर मंथ हो जाता है और मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑफ़लाइन में कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। हाँ ये है कि लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि मैं ऑफ़लाइन में 10 से 20 हज़ार का डिपॉजिट कर लेता हूँ और इसमें कोई ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि छोटी सी ट्रांजैक्शन फ़ीस बचाने के चक्कर में मैं ये सब करता हूँ। बाकी कि आप लोगों को जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर बाय सेल करें, अपने हिसाब से करें। मेरी तरफ से किसी के लिए भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैंने इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चाहे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसके ऊपर ज़रूर हम
फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में अगर आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ को शेयर करता रहता हूँ।